Hello guys, welcome to our YouTube channel Conceptual Commerce Classes, and today we are going to discuss about the chapter SEBI, that is known as Securities and Exchange Board of India, and next topic is that Consumer Protection Act. हम लोग दोनों जो चैप्टर है दोनों कंबाइन कर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड पोर्शन का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का इस वीडियो में टॉपिक जो कवर होने वाला है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेबी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फिर इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हैं सेबी का, देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, रिड्रेसल कमीशन एंड इट्स फंक्शंस। ये जो टॉपिक होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं और एक ना एक क्वेश्चन इन दोनों में से एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना है, पढ़ कर जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए कि सेबी क्या होता है। ठीक है, सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जब फिनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे सेकंड लास्ट क्लास में, तो फिनेंशियल मार्केट में जो बोला गया था कि तो फिनेंशियल मार्केट को जो रेगुलेट कर रहे थे वो कौन कर रहा था, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, कौन, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जितने सारे भी काम होते हैं उसको वो देख रेख करता है कि किसी भी इन्वेस्टर्स के साथ या किसी भी ट्रेडर के साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है, किसी भी तरह का किसी के साथ फ्रॉड ना हो और किसी को हार्म ना पहुँचे फिनेंशियली। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, एक वॉच डॉग की तरह काम कर रहा था, कौन, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेबी क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअली में ये है क्या। देखिए सेबी, that is known as Securities and Exchange Board of India, is a statutory body established by the Government of India। ठीक है, तो स्टैचुटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, स्टैचुटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बिल जो होता है स्पेशली पास होता है किसी भी पार्लियामेंट में, ठीक है, और किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, स्टैचुटरी बॉडी बन जाता है। स्टैचुटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसके लिए अलग से कानून बनाया जाता है, तो वो चीज़ क्या बन जाता है, स्टैचुटरी बॉडी बन जाता है। जैसे कि आरबीआई एक्ट, तो आरबीआई एक्ट क्या है, एक स्टैचुटरी बॉडी है। कंपनीज एक्ट क्या है, एक स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, तो इस तरह से जब स्पेशली किसी चीज़ के लिए पर्सनली कानून पास हो जाता है और उससे रिलेटेड जितने सारे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है एक एक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टैचुटरी बॉडी बन जाता है। तो वही चीज़ बोला गया क्या, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1988। मतलब कि ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1988 में। ठीक है, किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों किया गया था, टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। मतलब कि जो भी फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जितना भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है वहाँ पे जितने सारे फंक्शन होते हैं उस चीज़ को सही से रेगुलेट करने के लिए, सही से चलाने के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया, 1988 में। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे ऑप्शन सिक्यूज़ में पूछ सकता है क्या कि ये गवर्नमेंट के द्वारा कब इस्टेब्लिश किया था, 1988 में, लेकिन 12 अप्रैल 1992 में ग्रांटेड लीगल स्टेटस। इस्टेब्लिश तो किया गया था 1988 में, लेकिन इसको लीगल स्टेटस कब मिला था, 12 अप्रैल 1992 में। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या कि इसको चलाने वाले लोग, ठीक है, और इसमें काम करने वाले लोग दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अलग ही बनाया गया है। देन मेन पर्पस क्या था इसको बनाने का, तो ए चेक ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब कि जो भी धोखाधड़ी हो रहा था उस चीज़ को रोकने के लिए और जो भी इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हो रहे थे उसको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ताकि इंटरेस्ट जो भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। तो इनका मेन
पर्पस यही था, ठीक है। देन डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या होता है, लास्ट टॉपिक में हम लोग कवर कर चुके हैं कि इंटरमीडिएट्स क्या होता है। इंटरमीडिएट्स क्या होता है कि ट्रेडर और फिनेंशियल मार्केट के बीच का एक क्या होता है, पर्सन होता है जो लीगली क्या कर किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, जिसको ब्रोकर बोला जाता है। और वो दोनों के बीच एक लिंक का काम करता है, क्या, ट्रेडिंग करने का या फिनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, परचेज एंड सेल, ठीक है। जितने यहाँ बोला क्या गया, डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएशन, मतलब कि जो भी इंटरमीडिएट है उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम कौन कर रहा होता है, सेबी कर रहा होता है, जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। एक्ट एज अ वॉच डॉग, और ये किस तरीके से काम करता है, एक वॉच डॉग की तरह काम करता है कि कोई चोरी चमारी किसी के साथ ना हो, बस किसी के साथ फ्रॉड ना हो, कोई इन्वेस्टर्स का धोखाधड़ी ना हो, तो वो सब पूरे मार्केट पे नज़र बनाने रखने का काम कौन करता है, सेबी करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक्ट एज अ वॉच डॉग। क्लियर है, ये आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा, बनता है और हमेशा लगभग आता ही है, तो आपको ये पढ़ना है। देन अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी मेन टॉपिक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है या फिर फंक्शन, काम, क्या क्या काम करता है सेबी। तो पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। पहला काम क्या है कि आपके इन्वेस्टर्स को, जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, जो भी शेयर परचेज करना चाहते हैं, जो भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनके साथ किसी भी तरह का चीटिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो, उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही पहला फंक्शन है, ठीक है। तो क्या बोला गया देखते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, मतलब सिक्योरिटीज़ जो भी परचेज एंड सेल होता है मार्केट में, उसको रोकने के लिए किया जाता है। एंड टू सिक्योर दैट इन्वेस्टर्स आर नॉट चीटेड बाय फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनी के द्वारा भी किसी तरह का फ्रॉड ना हो, किसके साथ, इन्वेस्टर के साथ, इसलिए भी क्या किया गया, सेबी को एस्टैब्लिश किया गया। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। अब जाहिर सा है, अभी बताया कि सेबी को एस्टैब्लिश ही क्यों किया जाता है कि रेगुलेशन, जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसका फंक्शन को किस तरीके से चलाना है, इसलिए तो एस्टैब्लिश किया गया है। तो क्या बोला गया, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग मतलब जो भी शेयर को परचेज या फिर बेचा या खरीदा जाता है, अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं, जो भी बेचा या खरीदा जा रहा है उस चीज़ को चलाने के लिए, कैसे रेगुलेट करने के लिए, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट एंड प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड माल प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो भी तरह का एक्टिविटीज़, जो भी परचेज एंड सेल की एक्टिविटीज़ होगी तो फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब किसी के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि क्या, कि शेयर का प्राइस है 10 रुपये, हम उसको 50 रुपये में दे रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या है, फ्रॉड है। तो देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स जो भी है या फिर जो भी आपके पास ट्रेडर्स है, उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, इस चीज़ के लिए जो भी ट्रांजेक्शन ऑफ फेयर हो, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए भी किसको इस्टेब्लिश किया गया, सिक्योरिटीज़ मार्केट को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनीज का इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी कंपनीज का इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट का जो शेयर प्राइस है वो क्या होता है, या तो इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। लेकिन कंपनी के वो चीज़ इंटरनली लोग क्या होते हैं, उनको पता होता है कि ये हम अनाउंसमेंट आज करने वाले हैं, तो वो अनाउंसमेंट मार्केट में होने से पहले ही क्या होते हैं, वहाँ के लोग कुछ होते हैं वो बाहर में वो सीक्रेट क्या कर देते हैं, रिवील कर देते हैं, या अपने किसी जान पहचान के लोगों को या फिर अपने फैमिली को बता दिए कि ऐसा ऐसा चीज़ होने वाला है आगे, ठीक है, या फिर अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना शेयर का प्राइस समझ जाते हैं कि बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं और हाई प्रॉफिट में बेच देते हैं। तो इसी को क्या बोला गया, इनसाइडर ट्रेडिंग बोला गया। इस चीज़ को रोकने के लिए भी सेबी को रेगुलेट किया गया है। क्यों, क्योंकि जो बाकी सब जनता है, बाकी सब जो मेंबर्स है, बाकी सब जो ट्रेडर्स है, उनको तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है, उनको लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ ये भी ना हो, इसलिए भी किसको इस्टेब्लिश किया गया है, सिक्योरिटीज़ मार्केट को इस्टेब्लिश किया गया। दो काम समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट समझते हैं, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, मतलब कि समझिए क्या बोलेगा, टू प्रमोट हेल्दी ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि जो भी नया टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आता है या फिर जितना भी फैसिलिटीज़ हम ट्रेडर को या फिर जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो चीज़ सारी चीज़ इसमें डेवलप करने के लिए ही इस्टेब्लिश किया गया, किसको, सिक्योरिटीज़ मार्केट को,
ठीक है, मतलब कि जितने सारे भी ऑफ़र्स हैं, जितने सारे भी मतलब कि हम इनोवेट कर सकते हैं, जितने सारे भी टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, जितने तरह का भी सुविधा हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो हमेशा क्या करते हैं, अपने आप में अपग्रेड करने के लिए भी किसको इस्टेब्लिश किया गया है, सेबी को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएट्स। अब जो भी नया नया लॉज आता है, ठीक है, कोई चेंजेस आए, तो उस चीज़ को इन्फॉर्म करने का भी काम कौन कर रहा होता है, सिक्योरिटीज़ मार्केट कर रहा होता है, या फिर इंटरमीडिएट्स को भी सही तरीके से काम करने के लिए किस तरीके से हैंडल करना है, कौन सी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर उनको पहुंचाना है, तो वो सारी काम जो करते हैं वो कौन कर रहा होता है, सेबी कर रहा होता है। तो मतलब जितने सारे भी चेंजेस है वो सारे काम करने के लिए भी किसको इस्टेब्लिश किया गया है, सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी होता है और एक फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये सारे आपके फंक्शंस थे या फिर ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमारे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं सेबी का कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये चीज़ देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है सेबी का। तो देखिए वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब जो सेबी काम कर रहा होता है एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर काम कर रहा होता है। ठीक है, एज अ बिजनेसमैन की तरह होता है ना, तो एक कंपनी का एक मतलब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट की तरह ये काम कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे इसके अंदर रेगुलेट, सेबी के अंदर रेगुलेट कर रहे होते हैं। डिवाइडेड इनटू 5 डिपार्टमेंट्स, जो सेबी है जो भी डिपार्टमेंट है 5 डिपार्टमेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसका हेड ऑफिस कहाँ है सेबी का, तो हेड ऑफिस, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, लिख के रख लो, हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। याद रखिए क्या बोला गया, हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में, और ब्रांच ऑफिस कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। ठीक है, तो याद रखिए हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में, और ब्रांच ऑफिस कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। ऑल्सो फॉर्म 2 एडवाइजरी कमेटी, मतलब कि सेबी के पास क्या होता है, सेबी के तो अपने लोग तो होते ही है। ठीक है, 5 डिपार्टमेंट तो होता ही है, लेकिन 2 अलग से कमेटी बनाई जाती है जिसको एडवाइजरी कमेटी बोला जाता है, कि अगर किसी तरह का चेंजेज हो या किसी तरह का डिसीजन हो तो वो उसको क्या कर सके, एडवाइस दे सके। ठीक है, तो उसके लिए भी 2 कमिटीज़ बनाया गया है, कहाँ, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसका, सेबी का। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा। देन हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा कवर होने वाला है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। अभी हम लोग ने 2 टॉपिक कवर किया, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव या फिर इंपॉर्टेंस या फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, अब हम लोग ये टॉपिक करने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कि अब ये क्या है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी एक तरह क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि उसके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, है कि नहीं। पार्लियामेंट में इसके लिए भी कुछ ना कुछ पास होगा, बिल्स पास होगा, बिल पास होने के बाद राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर किया गया, देन वो क्या बन गया, एक्ट बन गया, है कि नहीं। तो कंज्यूमर के साथ बहुत तरह का फ्रॉड हो रहा था, उस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या किया गया, एक बिल लाया गया पार्लियामेंट में, जिसको पास करने के बाद एक एक्ट बना दिया गया। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी 12th में हैं तो सिर्फ इतना समझिए कि कितने बहुत ही तरह का डिस्प्यूट्स, मतलब कि कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो रहे थे, कोई डिफेक्टिव गुड्स बेच दे रहा था, बहुत तरह की चीज़ें हो रही थी। तो उसकी चीज़ को रोकने के लिए एक बिल लाया गया जिसको बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखते हैं क्या है, अगर आपको इसमें डिटेल टॉपिक चाहिए तो हम बिल्कुल डिटेल टॉपिक इन फ्यूचर डालेंगे, लेकिन अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया। ठीक है, देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ इन इंडिया। ठीक है, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से ही क्लियर है कि ये एक तरह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर के साथ हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, आगे बताएंगे क्या क्या फ्रॉड हो रहे थे। ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया गया इंडिया में किस लिए, तो टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट्स को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस लिए, तो अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी अनफेयर, मतलब जो भी धोखाधड़ी हो रहा था किसके अगेंस्ट में, कंज्यूमर के अगेंस्ट में। कौन कर रहे थे, तो ट्रेड जो कर रहा था, मतलब कि जो दुकानदार कर रहा था। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स एंड डेफिशिएंट सर्विसेज। ठीक है, मतलब या तो डिफेक्टिव गुड्स दे दिया या फिर कुछ ऐसा फ्रॉड कर दिया तो वो उसमें कंज्यूमर कुछ कर नहीं पाते थे।
ठीक है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। अब देखते हैं, थोड़ा समझिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज फर्स्टली इनैक्टेड ऑन 5 दिसंबर 1986। मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था, कब किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज फर्स्ट इनैक्टेड ऑन 5 दिसंबर 1986 को किया गया था, एंड लेटर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एंड अपडेटेड लॉ। मतलब उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस किए गए और नया लॉ ही बना दिया गया, ठीक है। उसके जगह पे नया लॉ बना दिया गया, किससे रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। तो नया लॉ क्या आया, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। इसको रिप्लेस करके 1986 को कौन ला दिया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। तो अभी हमारे जो इंडिया में रेगुलेट होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर किसी को दिक्कत होता है या फिर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो इसी के तहत क्या, इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कब पास हुआ, तो 2019 में, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 20 जुलाई 2020। मतलब कि लाया गया कानून कब, 2019 में, लेकिन ये अप्लाई कब से हो गया, ठीक है, तो 20 जुलाई 2020। इसको भी अंडरलाइन। अब देखते हैं हमारे कुछ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिया गया है, किसके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। एक एक राइट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हर एक कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला, द एक्ट रिकॉग्नाइजेज 6 मेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर। मतलब 6 अप्रॉक्सीमेटली कितना, 6 राइट दिया गया किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, ठीक है। पहला, राइट टू सेफ्टी। मतलब कि क्या बोला गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज डैट आर हैजार्डियस टू हेल्थ और लाइफ। मतलब कि जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को सेफ्टी, मतलब कि उस चीज़ से बचने के लिए कितने सारे भी इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपको कोई सामान ऐसा नहीं बेच सकता है इंसान जो क्या है, आपके लिए नुकसानदेह हो, या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले उस चीज़ के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए क्या है, राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब समझिए, कोई भी सिगरेट पीता है, टोबैको खाता है, तो उसके ऊपर देखते हैं बहुत ही गंदा गंदा पिक्चर बना रहता है, जो आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत ही आपके लिए हानिकारक होता है। तो जनरली आपको राइट है कि ये जानने का कि ये जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो क्या है, आपके लिए हानिकारक है, आपके सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये आपका राइट है, इसलिए वो क्या कर रहा है, जो भी है उस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि देखिए ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक, तब भी आप खरीद रहे, तो इसमें आपके डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, राइट टू सेफ्टी। अब देखते हैं पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब कि कंज्यूमर हैव द राइट टू नो द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड प्राइस। मतलब कि कंज्यूमर के पास राइट्स है क्या, कि कोई भी जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने का, जैसे कि क्वालिटी क्या है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, कितना क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट है, इसकी प्योरिटी क्या है, ठीक है, इसका प्राइस क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का हक भी किसके पास है, कंज्यूमर के पास है। और किसी भी दुकानदार से आप पूछेगा तो उसको ये सारी चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड राइट क्या है, राइट टू चूज़। मतलब कि कंज्यूमर के पास ये राइट्स है कि वो 4 तरह के प्रोडक्ट है उसके पास, तो 4 तरह के प्रोडक्ट वो दिखाएगा, लेकिन आपके पास राइट है कि आप अपने अनुसार उसमें से कोई भी प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, एवरी कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू चूज़ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब कि आपका मन कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, कोई आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, तो ये आपका राइट है, राइट टू चूज़। फोर्थ पॉइंट, राइट टू बी हियर्ड। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको अगर किसी तरह का दिक्कत होता है, ठीक है, आपको अगर किसी तरह का दिक्कत होता है क्या सामान को बेचने, सामान को खरीदने में, या फिर किसी भी तरह का सेलर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, या किसी भी तरह का आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, उसका कंप्लेन कर सकते हैं किसके पास, तो वही जो भी रिड्रेसल कमेटी बनाया गया है, ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सुनने के लिए, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और राइट क्या है आपको, कि आपकी बात को सुना जाएगा, ठीक है, आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, कि आपका बात को सुनने का भी राइट किसके पास है, आपके पास है, कि आपके बात सुना जाएगा, मतलब कोई भी इग्नोर नहीं करने वाला है। इसीलिए बोला गया कंज्यूमर इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड ड्यू टू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉरम,
ठीक है, मतलब आपको बताया गया कि कितना बजट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने बजट का सामान आप खरीदे हैं तो कहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी बात सुनी जाएगी और उसका रिड्रेसल भी किया जाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाला जाएगा। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब क्या हो गया, एक राइट तो दिया गया कि आपकी बात को सुनी जाएगी, नेक्स्ट राइट क्या दे दिया गया कि आपको क्या है, कुछ भी मतलब उसके बदले में आपकी बात जो सुना गया उसके बदले में आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करवाने का भी राइट आपको दे दिया गया। ठीक है, आपकी बात को सुनकर इग्नोर नहीं किया जाएगा, सुन लिया इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन हो गया, आपकी बात को सुना भी जाएगा और आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि अगर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ है, कोई गलत किया है कोई दुकानदार आपके साथ, तो उसके बदले में क्या होगा, एंड द राइट ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी, और उस प्रोडक्ट से आपको किसी तरह का लॉस हुआ है या फिर इंजरी हुआ है तो उसको कंपनसेशन देने का भी अधिकार, आपको कंपनसेशन पाने का भी अधिकार है, या उसको आप सज़ा भी दिलवा सकते हैं, तो वो कंज्यूमर फोरम में डिसाइड होगा। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम आप बताए हैं या आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है तो वो चीज़ आपका क्या किया जाएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा और ये आपका अधिकार है। क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्या क्या अधिकार है इस बात को जानने का भी अधिकार आपके पास है। मतलब कि पहले के समय में बहुत ज़्यादा ऐड चलता था, जागो ग्राहक जागो, अपनी अधिकारों को पहचानो। इसका मतलब क्या था कि आपके पास राइट है, कि आपका क्या क्या राइट है वो चीज़ कौन बताएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताएगा, या तो ऐड के थ्रू बता दे या आपको एजुकेटेड कर दे या फिर किसी भी तरह से आप तक इन्फॉर्मेशन, आपको अधिकार है आपका हर एक अधिकार को जानने का। ठीक है, तो क्या बोलेगा, राइट टू नो अबाउट राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल अंडर द लॉ, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जितने सारे भी राइट्स आपको दिए गए हैं वो चीज़ आपको जानने का अधिकार है, और उस अगर आपको किसी तरह का फ्रॉड होता है, किसी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या क्या निकल सकता है वो भी चीज़ आपको जानने का अधिकार है। तो पहले के समय में ऐड बहुत चलते थे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल। देन ये सारे हमारे राइट्स जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड राइट इट्स कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। देन राइट्स तो दे दिए गए, अब कंज्यूमर के साथ, राइट्स के साथ कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई। क्या कि इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो देखते हैं एक एक चीज़ करके। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ राइट्स दिए गए तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई। अब देखते हैं एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, बी अवेयर। बी अवेयर मतलब सावधान रहें, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या बोल रहा है, सतर्क रहने के लिए बोल रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, बी कॉशियस बिफोर परचेज, मतलब कि कोई भी सामान खरीदने से पहले क्या रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है, कोई भी सामान ऐसे ही नहीं खरीद ले, किसी के भी बहकावे में ना आए। कोई भी सामान खरीदने से पहले सोचें कि क्या आपके लिए वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हमेशा सोच समझ कर कोई सामान खरीदना चाहिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डिमांड फॉर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। अब कोई भी दुकान में आप जाइएगा तो वो आपको प्रोडक्ट मांगना है, क्या, क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको मांगना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लो बजट में गए और बोले कि सबसे सस्ता वाला सामान दे दो, फिर बाद में आप भी कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको क्या ख़राब सामान दे दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई भी दुकान में जाए, कहीं से भी सामान परचेज कर रहे हो तो आपको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड करनी है एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की डिमांड करनी है। उसके बाद भी आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देता है, सस्ता प्रोडक्ट दे देता है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट देता है, तब आपके पास राइट्स है रेमेडीज़ पाने का। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कलेक्ट एंड कीप प्रूफ ऑफ परचेज। अब जहाँ से भी आप सामान परचेज कर रहे हैं उस चीज़ का आपको प्रूफ रहना चाहिए, मतलब बिल ले लीजिए कि आपने सामान यहीं से परचेज किया है या फिर कब परचेज किया है। तो इन सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, और उसको संभाल कर रखिए। ऐसा नहीं कि बिल है तो फेंक दिए या फिर ऐसे जगह रख दिए जब मिल ही नहीं रहा है, तो प्रूफ हो ही नहीं पाएगा कि आपका सामान वहाँ से परचेज किया या नहीं पड़े। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं से भी सामान खरीदें। ठीक है, तो जब तक आप यूज करके उसको सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक आपको उस बिल को अपने पास ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइल कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस, मतलब कि अब आपको कोई भी तरह कंप्लेन ऐसे ही नहीं फाइल कर देना है। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तुरंत फाइल कर दी, नहीं,
जो जेन्युइन हो। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तभी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू फाइल कीजिए, जो आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसे ही परेशान करने के लिए कीजिएगा तो फिर उसका उल्टा अपोजिट भी एक्शन हो सकता है आपके साथ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तभी आप कंप्लेन कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन 6, बी ऑनेस्ट इन डीलिंग। मतलब कि जो भी आप सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी क्या रहना है, ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, चोरी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपको क्या मतलब कि आप चाह रहे हैं कि चोरी का प्रोडक्ट भी ख़राब मिल गया तो हमको क्या हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हेल्प कर दे। ऐसा नहीं होता है, फंसेगा दोनों। तो कोई भी तरह का सामान खरीदिए, फर्स्ट हैंड सामान खरीदिए, बिल प्रॉपर रखिए। तो आपको ऑनेस्ट रहना है, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने ट्रेडर के साथ, तो किसी भी सामान खरीद रहे हैं तब, ठीक है। देन 7 पॉइंट, कंज्यूमर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपको किसी भी तरह का चीज़ें बताई जा रही है या फिर समझाई जा रही है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा आपको इन्फॉर्म की जा रही है, तो आपको कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है एंड पार्टिसिपेट करना है उन चीज़ों को समझने में। या कोई भी चीज़ आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जा रहा है तो उस चीज़ को मानना है, कोऑपरेट करना है, ठीक है, तभी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जितने सारे भी रेडिएशन बनेंगे, जितने सारे भी डिसीजन आएंगे, तो उसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। देन लास्ट, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब कि आपको कोई भी सामान तो परचेज करने का अधिकार दिया गया, चूज करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन आप उसी तरह का प्रोडक्ट खरीदें जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना दे रहा हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को हार्म ना पहुंच रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर दिया गया, कहाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। क्लियर है। एंड देन लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेजिडेंशियल कमीशन। मतलब कि कंज्यूमर को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे जा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़। तो पहला लेवल होता है 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो लेवल 1 पे क्या होता है, तो लेवल 1 पे आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। लेवल 1 पे क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब यहाँ पे क्या बोले, जुरिक्शन है एज पर 2019 एक्ट, मतलब कि जो लेटेस्ट कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेवल 1 आया क्या, डिस्ट्रिक्ट में मतलब क्या, जिला स्तर पे, ठीक है, अप टू 1 करोड़। अगर आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ तक, अप टू तक मतलब वो 1 करोड़ तक का सामान है, तो आप अपना कंप्लेंट कहाँ पे कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकते हैं। सिंपल। डिस्ट्रिक्ट 1 में क्या है, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या किया गया, अप टू 1 करोड़। ये क्वेश्चन बनता है कि 1 करोड़ का अगर आप सामान लिए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सेकंड क्या है, स्टेट लेवल पे क्या बोला गया, अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हैं 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से क्या 10 करोड़ तक, तो आप अपना कंप्लेंट, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आप अपना कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में। क्लियर है। देन आता है नेक्स्ट, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में क्या आता है, मतलब सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। एवं 10 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, 10 करोड़ एवं 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आप सामान खरीदते हैं, गुड्स एंड परचेज किए, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप अपना कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। क्लियर है। तो 3 लेवल बोला गया, कौन कौन सा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। आपको अमाउंट याद रखना है, 1 करोड़ तक तो डिस्ट्रिक्ट, 1 से 10 करोड़ तक तो स्टेट एंड एबव द 10 करोड़ तो नेशनल, ये चीज़। अब ये कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेजिडेंशियल कमीशन का काम क्या है, कुछ फंक्शंस भी दिए गए जो काम क्या करवाते हैं, तो देखते हैं, 1-2 फंक्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला, रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम कंज्यूमर्स। तो इसका काम है क्या है, कंज्यूमर के द्वारा कितने सारे भी कंप्लेन आएंगे उसको रिसीव करना, ठीक है। तो पहला काम हो गया। दूसरा, कंडक्ट हियरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि जो कंज्यूमर बोल रहा है उस चीज़ को सुनना एंड इन्वेस्टिगेट करना कि जो कंज्यूमर बोल रहा है वो चीज़ सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ फंक्शंस, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड रेजिडेंशियल के कुछ फंक्शंस है। पहला फंक्शन क्या है, रिसीव कंप्लेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। मतलब कि कंज्यूमर के द्वारा जितने सारे भी कंप्लेंट होंगे, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सुनना, ठीक है, उस कंप्लेंट को रिसीव करना किसका काम है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड रेजिडेंशियल कमीशन का काम है।
पहला काम। दूसरा, कंडक्ट हियरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि कंज्यूमर जो बोल रहा है उसकी प्रॉब्लम को सुनना एंड इन्वेस्टिगेट करना कि जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं, ये एक्चुअली में इसके साथ फ्रॉड हुआ है कि नहीं, इन्वेस्टिगेट करना भी किसका काम है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का काम है, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट क्या है, पास ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट, रिफंड और कंपनसेशन। अब इन्वेस्टिगेशन करवा दिए, इससे तो पता चल जाए कि किसका गलती है, कौन फ्रॉड किया है या किसी के साथ फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया जाता है क्या, या तो रिप्लेस कर दीजिए जो भी सामान आपको मिला है उसको, या तो रिफ़ंड कीजिए जो जितने का अमाउंट लिए हैं, या फिर कंपनसेशन दीजिए जो भी उसको नुकसान हुआ है उसके बदले में। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडिएशन कमीशन, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और मैंने अपना वादा पूरा किया कि मैं 1 से 2 मंथ में अपने पूरे चैप्टर को, बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, जो आज मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आप लोग की बारी है कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपका अपना है कॉन्सेप्चुअल कॉमर्स क्लासेस, आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि हमको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, हम बिल्कुल बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप अपना एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके लिए एक MCQs लाए हैं हम, जो हमारे पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, MCQs फॉर्म में है। आप जाइए वहाँ पे अपना टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कितना MCQs आता है कितना नहीं आता है। और सारे MCQs हम कवर करवाने वाले हैं, अप्रॉक्स 150, ठीक है, 150 MCQs अगर आप सही सही याद करके जाते हैं तो आपका बिल्कुल 50 मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। 50 आउट ऑफ 50 आ जाएंगे एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ वो याद कर कर जाना है, ठीक है। जितने सारे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है उसको आप किसी डायरी में, किसी नोटबुक में उतार लीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपको सिर्फ कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट को याद करना आपका काम है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।